कोई भी नेशन आपके टेरिटोरियल एरिया में आ नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कल को चाइना का शिप है, चाइना का शिप क्या हमारे टेरिटोरियल एरिया में से निकल जाएगा? गलत, कोई भी शिप अलाउड नहीं है विदाउट जो वाटर हाइसिंथ है, यानी कि जो एक इतना इंपॉर्टेंट प्लांट आज की डेट में बन चुका है बंगाल सरकार के लिए कि जिसमें उनको 100 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होता है। एक गलती की वजह से वो पूरा पेड़ पूरे के पूरे बंगाल में छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इन्वेजिव है, ब्रिटिशर्स के द्वारा इधर लाया गया। पानी के अंदर भी हमारी टेरिटरी है, यानी कि पानी के अंदर भी कुछ एक ऐसा एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ भारत का एरिया है। तो कोई भी कंट्री वहां पर आकर के ओवर एक्सप्लॉइटेशन या ओवर फिशिंग या फिर मरीन रिसोर्सेज को तबाह कर रही है। जैसे हमारे घर में सिंक लगा होता है जहां से पानी नीचे चले जाता है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होती है वो इधर आकर के एब्जॉर्ब हो जाती है। 90% वाटर में पाई जाने वाली जो स्पीशीज है उनके बारे में तो हमें नॉलेज भी नहीं है। एरिया की या हर एक कंट्री की अपनी एक टेरिटरी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं भारत की टेरिटरी कहां तक है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। ये इन डेप्थ एनालिसिस आपकी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स में आने वाले सभी टॉपिक्स का 360 डिग्री कवरेज करेगा, जिससे आपकी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन और आसान और वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाएगी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स सीरीज टॉपिक वाइज न्यूज एनालिसिस में हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाई सीज ट्रीटी। दोस्तों, ये हाई सीज ट्रीटी यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई एक हाई सीज या ओपन सीज ट्रीटी जो हम जानते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स में और चर्चाओं में काफी ज्यादा रही है। आइए देखते हैं कहां कहां पर यूपीएससी यहां से प्रश्न पूछ सकता है और कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो करंट अफेयर्स के अंदर मौजूद रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये बहुत अच्छे से बताया है। ये मार्च का ही न्यूज है, क्लीन फैक्ट अबाउट द हाई सीज ट्रीटी। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, द हिंदू के अंदर एक्सप्लेन सेक्शन में आया था, व्हाट द न्यू हाई सीज ट्रीटी मींस फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया हैज प्राइमरली नियर शोर फिशिंग फ्लीट एंड द न्यू ट्रीटी कुड हेल्प रेगुलेट फिशिंग बियॉन्ड इट्स ईईजेड। तो देखेंगे भारत को क्या इंपैक्ट पड़ेगा इससे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, what are the provisions of the high seas treaty, उसको भी डिस्कस करेंगे। and what are the contentious issues, क्या इश्यूज हैं अभी भी इसमें, and what is this biodiversity of areas beyond national jurisdiction treaty। और लास्ट not the least is the nations reach accord to protect marine life on high seas. For the first time, United Nations members have agreed on a unified treaty to protect biodiversity in the high seas, concluding 2 weeks of talks in New York. तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी बन जाती है when it is coming to the environment and ecology। एनवायरमेंट और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रीटी को लाया गया। बट सवाल ये है कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के किस कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया? तो ओशियंस की बात करी जा रही है दोस्तों। यहाँ पे ओशियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रीटी को एस्टैब्लिश करा गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियंस। दोस्तों, जो ओशियंस है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब मैं इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करता हूं। एक बार हम लोग सिग्निफिकेंस देख लेते हैं सबसे पहले कि वो ओशियंस की सिग्निफिकेंस क्या है। दोस्तों, सिग्निफिकेंस के मामले में आप देख सकते हैं कि जो ये ओशियंस हैं दे आर अ मेजर कार्बन सिंक, यानी कि ये वो जगहें हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर के अंदर है वो स्टोर होती है। जैसे हमारे घर में सिंक लगा होता है जहां से पानी नीचे चले जाता है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होती है वो इधर आकर के जुड़ जाती है या हम बोल सकते हैं एब्सॉर्ब हो जाती है। तो ये मेजर कार्बन सिंकर है। नेक्स्ट आप देखेंगे ओशियंस जो हैं वो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को होल्ड करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितनी बायोडाइवर्सिटी, तो दोस्तों जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें आज नॉलेज है या हम उनके बारे में जानते हैं, तो आपको पता है क्या सिर्फ और सिर्फ 90% जो आज की हम लोग इंफॉर्मेशन रखते हैं वो मात्र और मात्र सिर्फ 10% है, यानी कि 90% वाटर में पाई जाने वाली जो स्पीशीज है उनके बारे में तो हमें नॉलेज भी नहीं है। सो कितनी डाइवर्सिटी है ओशियंस के अंदर। आप जानते हैं कोरल रीफ्स हैं, इतने मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ये सब मात्र 10% है जिनके बारे में हमें नॉलेज है। 90% के बारे में तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमें स्पीशीज के बारे में पता भी नहीं है। सो आप समझ सकते हैं कितनी वेरीड और कितनी ही इंपॉर्टेंट लाइफ बायोडाइवर्सिटी वहां पे पाई जाती है। कार्बन सिंक है प्लस इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं। कई लोगों का रोजी रोटी यहाँ से चलता है, लाइवलीहुड यहाँ से चलता है। एक्वाकल्चर से लोग यहाँ पर फिशरीज या श्रिम्प फार्मिंग करते हैं जिससे यहाँ से पैसा कमाते हैं, उनकी जीवनी यहाँ पे चलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। मरीन
डाइवर्सिटी, मरीन के जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार हमें बीमारियों को समझने के लिए, जूनोटिक डिसीजेस को समझने के लिए, या फिर किस तरीके से हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं आगे चल करके फ्यूचर्स में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को बेहतर समझने के लिए भी हमें इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओशियंस जो हैं बहुत ज्यादा, हम बोल सकते हैं कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर इकोसिस्टम, बट याद रखिएगा इस ओशियंस का एक बहुत ही मेजर पार्ट है जो किसी भी नेशनल टेरिटरी का पार्ट नहीं बनता। अभी अगर मैं आपसे बोलता हूं नेशनल टेरिटरी का मतलब क्या है, अभी मैं आपको इसको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, बट एक बात याद रखिएगा, हर एक एरिया की या हर एक कंट्री की अपनी एक टेरिटरी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं भारत की टेरिटरी कहां तक है, तो आप जानते हैं जहां पे भी लैंड बाउंड्री है भारत की, जहां पे भी सीमा लगती है वो हमारी टेरिटरी है। सिर्फ वही हमारी टेरिटरी नहीं है दोस्तों, पानी के अंदर भी हमारी टेरिटरी है, यानी कि पानी के अंदर भी कुछ एक ऐसा एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ भारत का एरिया है, किसी और कंट्री का एरिया नहीं बन पाता है। तो इस तरीके के एरिया को सिर्फ और सिर्फ भारत ही प्रोटेक्ट कर सकता है और भारत ही उस एरिया के अंदर जितनी भी डाइवर्सिटी है उसका इस्तेमाल करने का सोवरेन राइट्स रखता है। बट अगर मैं सारी की सारी कंट्रीज और उन सब की नेशनल टेरिटरीज को भी काउंट कर लूं तो याद रखिएगा 66% एरिया ऐसा है पूरे विश्व में जो ओशियंस का है परंतु किसी की टेरिटरी में नहीं आता। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं पूरी बायोडाइवर्सिटी को चेक करूं, ओशियंस की बायोडाइवर्सिटी को चेक करूं जो कि किसी के नेशनल टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो पूरे विश्व में 66% पाया जाता है। यानी कि ये जो 66% है ना, ये कोई भी रेगुलेट में नहीं आता है, किसी का राइट्स नहीं है, ये किसी का अधिकार वाली टेरिटरी नहीं है, किसी की कंट्री की सोवरेन राइट्स यहां पे अप्लाई नहीं होते हैं। और इस एरिया को बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा था, इस पर्टिकुलर एरिया को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था, कई सारे थ्रेट्स थे इस पर्टिकुलर एरिया में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वो थ्रेट्स क्या थे जिसकी वजह से ये कन्वेंशन को लाने की, ये पर्टिकुलर चीज को लाने की बात करी गई। सबसे पहला तो आप जानते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं लाइवलीहुड इंपॉर्टेंस है, यानी कि एक्वाकल्चर इंपॉर्टेंस है, बट आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं एक जगह भंडारा लग रहा है और एक जगह आपको पैसा देकर के कुछ मिल रहा है, आप कहां पर अच्छी तरीके से रीजनेबली ढंग से खाएंगे या ढंग से कोई भी चीज को खर्च करेंगे? ऑब्वियसली जहां पे आपका अपना पैसा लगता है, यानी कि व्हेन योर स्किन इज इन्वॉल्वड इन द गेम, आप ढंग से मेहनत करते हैं, ढंग से चीजों को देखते हैं। बट जहां पे आपको कोई चीज फ्री की मिल जाती है ना, तो आप उसका अनरेगुलेटेड और ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। अब बात ये हो रही है किसी एक कंट्री की नेशनल टेरिटरी का वो पार्ट नहीं है एरिया, क्योंकि तभी तो हम उसको हाई सी या ओपन सी कह रहे हैं। अगर वो एरिया किसी कंट्री के अंडर नहीं आता तो कोई भी कंट्री वहां पर आकर के ओवर एक्सप्लॉइटेशन या ओवर फिशिंग या फिर मरीन रिसोर्सेज को तबाह कर रही है। नेक्स्ट देखिए, वहां पे ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है, यानी कि जो ओशियंस का पीएच लेवल है वो एसिडिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। ऑल्दो आज भी ओशियंस पीएच 7 के नीचे नहीं आए हैं, यानी कि इट इज वेरी वेरी माइन्यूट, आज भी जो ओशियंस का पीएच है वो 8 समथिंग है, बट स्टिल एसिडिफिकेशन हो रहा है। बहुत ज्यादा एसिडिफिकेशन होने की वजह से आप देखेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कोरल ब्लीचिंग जैसी प्रॉब्लम्स। तो एक बात तो पक्की है कि ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। और याद रखिएगा, जो ओशियंस में पाई जाने वाली स्पीशीज है ना दोस्तों, इनका जो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि जो टॉलरेंस पावर होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि लैंड पर पाई जाने वाली जो स्पीशीज होती हैं दे आर बेटर अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर। ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी वो झेल लेते हैं। पानी का जो टेम्परेचर होता है मोर और लेस वो एक सेम रहता है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है, जिसकी वजह से स्लाइट चेंजेस इन द वाटर और द एक्वेटिक इकोसिस्टम कैन लीड टू द डेवास्टेटिंग इंपैक्ट्स एंड इफेक्ट्स। दैट इज व्हाई ओशन एसिडिफिकेशन एक प्रॉब्लम बन जाता है। यूट्रोफिकेशन अपने आप में एक प्रॉब्लम है, यानी कि कई सारे केमिकल्स या कई सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ये क्या है, इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, वहां पे रिलीज कर देती हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स की वजह से वहां पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, यानी कि वो जो मरीन स्पीशीज हैं या फिर जो वहां पे ऑटोट्रॉप्स हैं, वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। एल्गल ब्लूम कहते हैं हम उसे। एकदम से जो एल्गेज हैं वो पूरी जगह जम जाती हैं। जब एल्गेई ब्लूम हो जाती है तो आप भी ये बात जानते हैं, आपने एनवायरनमेंट में भी ये चीज पढ़ी होगी कि सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, और जहां पे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती तो आपको पता होगा ये होता है, मान लीजिए पहला वाला फोटोइक जोन और नीचे वाला होता है ए फोटोइक जोन।
फोटोइक मतलब जहां पे सनलाइट आती है, और एफोटोइक यानी जहां पे सनलाइट नहीं आती है। और फोटोइक जोन में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होता है, यानी कि प्लांट्स जो हैं अपनी एनर्जी को ड्राइव नहीं कर पाते हैं। जब प्लांट्स अपनी एनर्जी को ड्राइव नहीं कर पाते हैं तो प्लांट्स की भी मृत्यु हो जाती है, प्लस वहां पे मरीन ऑर्गेनिजम्स की भी मृत्यु हो जाती है। जब वहां पे मरीन ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स डीकंपोज होना स्टार्ट होते हैं तो याद रखिएगा वहां पे डीकंपोजर्स जो होते हैं वो इन प्लांट्स या इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डीकंपोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। जब डीकंपोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ये भी याद रखिएगा ये डीकंपोजर्स ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक कंडीशंस में वो इसको डीकंपोज करते हैं। जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है तो वहां पे बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों में जहां पे आपको बीओडी और सीओडी के बीच का एक क्लियर डिस्टिंक्शन क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। बट याद रखिएगा जो बीओडी है और सीओडी है यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो उस एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन सॉल्युबल फॉर्म में डिसॉल्व्ड फॉर्म में कहां पे मौजूद होती है पानी में, वो मरीन ऑर्गेनिजम्स को नहीं मिल पाती और मरीन ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर एक पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चरमरा जाता है। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रीटी लाई गई है। नेक्स्ट आप जानते हैं केमिकल या ऑयल स्पिल, कई बार टैंकर्स होते हैं, कई बार ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वहां पे रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो मरीन एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो जाता है, या फिर जो फिशेज हैं वो सफोकेट होकर मर जाती हैं। मरीन जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पाई जाने वाली स्पीशीज है ऑक्सीजन की डिप्रीवेशन या सनलाइट की डिप्रीवेशन से मर जाते हैं। कई बार हम लोगों ने यह भी देखा है कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं दोस्तों जो एक एरिया में ही पाई जाती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप बताओ आप कहां के रहने वाले हो, आपका गांव कहां का है, तो आप बोलते हो कि भाई हमारा गांव XYZ भारत में पड़ता है। या मैं पूछता हूं आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो आप बोलते हो इंडियन है। ऐसे ही अगर किसी प्लांट या एनिमल से आप पूछते हैं कि आप कहां के रहने वाले हैं, तो वो बोलता है मैं भारत का हूं, भारत में वेस्टर्न घाट्स में ही पाया जाता हूं, यानी कि सिर्फ ओरिजिनली मैं एक ही जगह में मिलता हूं। तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। मैं एंडेमिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो स्पीशीज की बात नहीं कर रहा हूं जो नेचुरली एक एरिया में मिलती है। मैं उन स्पीशीज की बात कर रहा हूं जो इन्वेजिव है, यानी कि बाहर पाई जाती हैं बट किसी तरीके से वो किसी और फॉरेन कंट्री में इंट्रोड्यूस हो जाती है, चाहे वो ब्लास्ट वाटर की वजह से हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो। बट इन्वेजिव स्पीशीज अगर किसी तरीके से किसी और एरिया में आ जाती हैं तो आप जानते ही होंगे टेरर ऑफ बंगाल जो वाटर हाइसिंथ है, यानी कि जो एक इतना इंपॉर्टेंट प्लांट आज की डेट में बन चुका है बंगाल सरकार के लिए कि जिसमें उनको 100 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होता है। एक गलती की वजह से वो पूरा पेड़ पूरे के पूरे बंगाल में छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इन्वेजिव है, ब्रिटिशर्स के द्वारा इधर लाया गया। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आसपास के जो रिसोर्सेज होते हैं उन जो प्लांट्स या जो नेटिव प्लांट्स या एंडेमिक प्लांट्स होते हैं उनके रिसोर्सेज को भी यूज कर लेते हैं और कंपटीशन में हमारे नेटिव रिसोर्सेज हार जाते हैं, या फिर वो अगर हार गए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इन्वेजिव स्पीशीज बहुत ज्यादा डेडली साबित होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक मेजर थ्रेट है। नेक्स्ट देखिए डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट, जो मैं आपको बता भी चुका हूं मरीन लाइफ के अंदर, क्योंकि किसी की नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में तो आता नहीं है। मैं हाई सीज की बात कर रहा हूं दोस्तों, और यहां पे देखिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है नहीं, अब आए हैं। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्यों हाई सीज के ऊपर हम लोगों ने काम किया, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। तो डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। नेक्स्ट देखिए डीप सी माइनिंग। आप जानते होंगे इंडियन ओशन बेड पे, सेंट्रल इंडियन ओशन बेड पे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के द्वारा भारत को परमिशन दी गई है कि भाई आप क्या कर सकते हैं, डीप सी बेड माइनिंग। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं मिशन समुद्रयान जो है हमारा, या फिर किसी भी वजह से हम लोग डीप सी बेड माइनिंग कर रहे हैं। अब वो क्यों करते हैं हम लोग, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए। याद रखिएगा दोस्तों ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स भी कहलाए जाते हैं या फिर मैग्नीशियम नोड्यूल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो नोड्यूल्स होते हैं ना, ये बिल्कुल सी सरफेस पे पाए जाने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं। अच्छा, हम इसकी खेती क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इसकी माइनिंग कर रहे हैं? देखो दोस्तों, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स उन्हें कहते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो होने आवश्यक हैं अगर आपको सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। और हर नेशन को पता है कि आने वाला समय जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है, जहां पे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, इस पे काम करना है तो यू नीड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यू नीड द होल्ड ऑन द रेयर अर्थ मेटल्स, एंड दोज रेयर अर्थ मेटल्स आर नाउ फाउंड ऑन द बेड, सी बेड। बट आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब सी बेड पे आप जाते हो, डीप सी माइनिंग करते हो, तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम?
देखिए दोस्तों, ये जो हमारा लेक है या कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, इसकी जो नीचे की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं बेंथिक लेयर। बेंथिक लेयर पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं बेंथोस। ये जो बेंथोस होते हैं ना, ये अपने आप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट वाले एरिया में नहीं रहते, क्योंकि याद करिए फोटोइक जोन ऊपर होता है, सनलाइट इतनी नीचे नहीं जा सकती। 200 मीटर तक जनरली हम बोलते हैं कि पानी के अंदर जाती है। अगर ट्यूबिडिटी या फिर वहां पे हेजीनेस नहीं है, पानी क्लीन है, तब की बात हो रही है। पानी अगर क्लीन नहीं है तो हो सकता है और भी कम हो जाए। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, जो बेंथिक ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल डीप सी पे मिलते हैं, वो आज की डेट में थ्रेट में है। क्यों? क्योंकि उनको जो अडेप्टेशन हुआ है, वो जो सालों से रहे हैं, वहां पे कोई लाइट नहीं है, वहां पे कोई नॉइस नहीं है, बट हम क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, वहां पे माइनिंग कर रहे हैं, रोशनी मार रहे हैं। तो भाई ऐसा तो सिंपल सी पॉसिबिलिटी है ही ना कि वो जो स्पीशीज हैं उनके लिए हम एकदम फॉरेन सब्सटेंस की तरह काम करें एंड रिवोल्ट, दे कैन डाई। तो वो ऐसी स्पीशीज हैं, ऐसे मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो वो हो सकता है किसी तरीके से रिवोल्ट करें, या फिर मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाए, या फिर वो स्पीशीज खत्म ही हो जाएं जिनके बारे में आज तक हमें पता भी नहीं है। सो पॉइंट यहां पे ये बोला जा रहा है, इन सभी वजहों से ये लाना आवश्यक हो गया था, बहुत कंपलसरी हो गया था, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं ओशन के। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए उस हाई सी का। तो हाई सी में बार बार कर रहा हूं, तो सबसे पहले हाई सीज समझ लीजिए, उसके बाद फिर सिग्निफिकेंस भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिए, 1958 के जेनेवा कन्वेंशन ऑन हाई सीज एक कन्वेंशन मौजूद है जिसके अंतर्गत बताया गया था हाई सीज के बारे में क्या होता है। और ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया, मैं आपको समझा रहा हूं, बट याद रखिएगा ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये उनक्लॉस के द्वारा दिया गया है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। अब लॉ ऑफ द सी क्या होता है? पानी के अंदर भी एक लॉ लगता है, जैसे टेरेस्ट्रियल जो एरिया है, जो हमारा लैंड वाला एरिया है, उसमें भी लॉ लगता है, ऐसी पानी के अंदर भी एक लॉ काम करता है। और उस लॉ को काम करवाने के लिए उनक्लॉज को लाया गया था 1982 में। तो 1982 का जो उनक्लॉज है वो क्या बताता है कि हर एक की टेरिटरी कितनी कितनी होगी, या जो मैं नेशनल टेरिटरीज की बार बार आपसे बात कर रहा हूं, वो टेरिटरी क्या है वो डिफाइन करता है। और 1958 का जेनीवा कन्वेंशन भी हाई सीज को डिफाइन करता है, अगर कल को यूपीएससी पूछ ले तो। सबसे पहले तो आप इस तरीके से देखिए, ये मैंने भारत की टेरिटरी बनाई है दोस्तों। अब देखिए, माफ करिएगा मैप के लिए, बट ऑब्वियसली जो भी आपको समझाने के लिए ठीक है, बस मैंने उसको बनाया है। अब देखिए, अगर ये जो पिंक लाइन यहां से आ रही है, इसको आप देख सकते हैं, ये जो पिंक लाइन मैंने बनाई है, इस पिंक लाइन को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आई हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी zigzag मैनर। क्यों? क्योंकि हमारी कोस्ट भी तो ऐसी है दोस्तों, हमारी कोस्ट बिल्कुल सीधी नहीं है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे, हमारे कोस्ट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा वहां पे डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है, एस्चुरी फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि डिपोजिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं। कई बार आपको वहां पे देखने को मिलेगा इरोशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो समय समय पर टाइड्स आती हैं, वो जो लहरों की वजह से, पानी की वजह से वहां पे जो एरिया है या फिर जो हमारी कोस्ट लाइन है वो इरोड भी होती है और डिपोजिशन भी होता है, यानी कि इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज नॉट ऑल एकदम स्ट्रेट नहीं है, इट इज ऑलवेज इन फ्लक्स, चेंज होती रहती है। अब मैं कहां से अपनी टेरिटरी को मानूंगा? उनक्लॉज कहता है सबसे पहले क्या करिए, एक सीधी रेखा खींचिए, बिल्कुल सीधी रेखा जो आपके टेरिटरी के बिल्कुल करीब से निकले, यानी कि जो भी आपकी कोस्ट लाइन है आड़ी टेढ़ी, उसके बिल्कुल नजदीक, सबसे नजदीक और सबसे सीधी रेखा अगर आप खींचते हैं उसको बोलते हैं बेस लाइन। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसकी, इतने में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, इस बेस लाइन के अंदर वाला एरिया जहां पर पानी मौजूद है, जैसे ये वाला एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इस एरिया जहां पे पानी मौजूद है, इस पानी को बोलते हैं इंटरनल वाटर्स, यानी बेस लाइन से अंदर का पानी इंटरनल वाटर। अच्छा, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि बेस लाइन से अगर आप 12 नॉटिकल माइल आगे की तरफ जाएंगे पानी में तो उसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। बेस लाइन से ही 24 नॉटिकल माइल अगर आप चेक करेंगे, जनरली कई लोग किताबों में ये बता दिया गया है कि 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल 24 है, गलत, या 12 नॉटिकल माइल के बाद कुछ होता है, नहीं नहीं, हर चीज बेस लाइन से चेक होती है, यहां पे ये बात याद रखिएगा। तो 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन एंड 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन इज नोन एज कॉन्टिग्यूअस जोन, और 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन इज नोन एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब सवाल है कि ये तीनों क्या है? देखिए, टेरिटोरियल मतलब ये वो एरिया है जो कंप्लीट सोवरेनिटी है इंडिया की, कॉन्टिग्यूअस जोन पे भी कंप्लीट सोवरेनिटी है इंडिया की, प्लस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक कंप्लीट सोवरेनिटी है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल तक भारत का एरिया है। अब मैं बोलता हूं आपसे कि 200 नॉटिकल माइल को किलोमीटर में कितना माना जाएगा, तो करीबन करीबन आप मान सकते हैं 370 किलोमीटर के करीब करीब बैठ जाता है, 370 किलोमीटर।
पानी में भारत की जो बेस लाइन है वहां से 370 किलोमीटर का एरिया भारत का है, यानी कि यहाँ के कीड़े मकोड़े, यहाँ के मगरमच्छ, यहाँ के टॉर्टाइस सब कुछ भारत के हैं। ये भारत का मरीन रिसोर्स है। प्लस यहाँ पे कोई आइलैंड आया वो भारत का है, वो भारत की टेरिटरी का पार्ट होगा। हर चीज यहाँ पे हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग क्या लगाएं, अपनी विंड एनर्जी को, ग्रिड एनर्जीज को, कोई भी पावर प्लांट्स को हम लोग लगा सकते हैं। यानी कि यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स till 200 nautical miles because it is your exclusive sovereign rights over these particular boundaries। बट इनमें भी फर्क है। जैसे मैं बोलूं टेरिटोरियल जोन जो होता है वो एरिया होता है जो बहुत ज्यादा सोवरेनिटी रखता है, यानी कि कोई भी नेशन आपके टेरिटोरियल एरिया में आ नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कल को चाइना का शिप है, चाइना का शिप क्या हमारे टेरिटोरियल एरिया में से निकल जाएगा? गलत। कोई भी शिप अलाउड नहीं है विदाउट परमिशन। देखिए विदाउट परमिशन अलाउड नहीं है, विद परमिशन। यानी कि अगर मैं बोलूं आपसे इनोसेंट पैसेज तो अलाउड है। अगर कोई आपसे बोले इनोसेंटली आप आना चाहते हैं, आपको परमिशन है, तो बिल्कुल आप अंदर आ सकते हैं। बट 12 नॉटिकल माइल में अगर कोई भी ब्रीच होता है विदाउट परमिशन, इंडियन कोस्ट गार्ड हैव द राइट टू अटैक। यानी कि कोई भी विदाउट परमिशन नहीं एंटर कर सकता। अच्छा, इस 12 नॉटिकल माइल के बाद से 12 नॉटिकल माइल का जो ये कॉन्टिग्युअस जोन है 24 नॉटिकल माइल का, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, ये है कॉन्टिग्युअस में क्या है, बाहर के शिप्स या बाहर की कंट्रीज के लिए अलाउड होता है। बट याद रखिएगा क्योंकि इंडिया की टेरिटरी है तो उनको टैक्सेस देना पड़ता है इंडिया को। तो राइट टू कलेक्ट टैक्स होता है भारत के पास, कहां से? कॉन्टिग्युअस जोन से। और इस 24 से लेके 200 नॉटिकल माइल को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। सारे सोवरेन राइट्स यहां तक के होते हैं। अब सवाल यह है कि भारत की नेशनल टेरिटरी कहां तक है? तो भारत की पानी के अंदर जो नेशनल टेरिटरी है वो है 200 नॉटिकल माइल। इस 200 नॉटिकल माइल को खत्म करते ही चालू होता है आपका हाई सी। अब आपको समझ में आ रहा होगा हाई सीज क्या होता है। हाई सीज इज द एरिया जो नेशनल टेरिटरी के बाहर आता है, यानी कि हाई सीज इज दिस 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वाला एरिया को हम लोग हाई सीज या ओपन सीज बोलते हैं, और उसी के लिए ये कन्वेंशन आया है। तो आप देखते हैं व्हाट इज दिस यूएन ट्रीटी ऑन हाई सीज, ओपन सीज। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन मेंबर्स एग्रीड ऑन हाई सीज ट्रीटी। इसको हम एक और नाम से जानते हैं। देखिए पहले तो आप ये पढ़िए, हम किसको बचाने की बात कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी, ऑब्वियस सी बात है। बट बायोडाइवर्सिटी कहां की? क्योंकि 200 नॉटिकल माइल की टेरिटरी तो आपकी नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में है, उसके बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल के आगे तो बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन टीटी, इसको बोलते हैं बीबीएनजे। तो बीबीएनजे मतलब बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। ये इतना हिस्टोरिक एग्रीमेंट है कि इसको पेरिस एग्रीमेंट ऑफ यूएनएफसीसी जो 2015 में कॉप 21 के नाम से फेमस है, उससे कंपेयर करा जा रहा है। यानी कि पेरिस एग्रीमेंट जो आया था, जिसको हमने बोला कि कॉप 21 के अंदर ये हिस्टोरिक एग्रीमेंट है, जिसमें हम लोगों ने बोला कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ग्लोबल टेम्परेचर जो हैं वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना जाए प्री इंडस्ट्रियल लेवल में, और हम कोशिश करेंगे कि 1.5 तक आ ही जाए। तो हमने अपने आप को एक टारगेट दे दिया, बोला कि 2 डिग्री से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, 1.5 डिग्री तक हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये इतना हिस्टोरिक एग्रीमेंट माना गया पेरिस एग्रीमेंट। ऐसे ही इसको बोला पेरिस एग्रीमेंट फॉर ओशियंस, यानी ओशियन का पेरिस एग्रीमेंट है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस हाई सीज के रिगार्डिंग सभी मेंबर्स ने एकजुट होकर के एक आवाज में बात उठाई है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये इसका सबसे बेहतरीन प्रोविजन है। अभी तक ये रेटिफाई नहीं हुआ है, यानी कि इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, बट जिस दिन मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज आकर के इसको रेटिफाई कर देंगी, यानी कि इसको सिग्नेचर बन जाएंगे, इसके मेंबर बन जाएंगे, इसको लागू कर देंगे, उस दिन से ये लीगली बाइंडिंग होगा। यानी कि इसमें ये नहीं बोल सकते कि वॉलंटरी है, क्योंकि आप जनरली जानते हैं जितनी भी नेशंस कभी भी हिस्टोरिक एग्रीमेंट्स में आए हैं, बहुत कम ट्रीटीज ऐसी हुई हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, वियना कन्वेंशन हुआ है, कुछ ही हुए हैं जो बहुत हम बोलते हैं बाइंडिंग नेचर के रहे हैं। नहीं तो बाकी सब आप देखते हैं कि हम मैंडेटरी बना देते हैं, मैंडेटरी नहीं बनाते, इट इज जस्ट वॉलंटरी, यानी कि नॉन बाइंडिंग इन नेचर। बट ये एक लीगली बाइंडिंग है, मैंडेटरी बनाई गई है। अगर आपने ज्वाइन करा तो आपको मानना ही पड़ेगा। अब सवाल यह है कि इसके ऊपर बात कब से चल रही है। देखिए 1982 में जब उनक्लॉज आया, उसके बाद उनक्लॉज के तहत ये तीसरी ट्रीटी है, क्योंकि 1994 और 1995 में कुछ ट्रीटीज आई हैं जिसके तहत आपने इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी और फिश स्टॉक्स एग्रीमेंट के नाम पे कुछ बनाया। बट इस ओपन सीज के रिगार्डिंग कभी भी कोई बात नहीं हुई, सिर्फ जेनीवा कन्वेंशन में हुई थी। उनक्लॉज ने कभी भी इसको ढंग से डिफाइन नहीं करा था, ना इसकी प्रोटेक्शन की बात करी थी। बहुत मैंडेटरी हो गया था कि इसको बचाया जाए, उसके लिए अलग अलग कमिटीज, अलग अलग चीजें आई। बट फाइनली आप देखेंगे 2015 में यूनाइटेड नेशन ने एक इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस का गठन किया, यानी कि हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ओंगा ने एक कॉन्फ्रेंस का गठन किया, और इस कॉन्फ्रेंस ने अलग अलग मीटिंग्स करी, एंड फाइनली ये मीटिंग सक्सेसफुल हुई और एक कॉमन एग्रीमेंट पे हम सभी पहुंच गए।
बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। अब देखिए ये सिग्निफिकेंस क्यों रखता है, क्योंकि 60% टोटल विश्व का जो ओशियंस हैं, अब मैं कहता हूं सारे ओशियन ले लीजिए, उसमें जो भी नेशनल टेरिटरी में नहीं पड़ता है, यानी नेशनल टेरिटरी मतलब 200 नॉटिकल माइल में ना आने वाले ओशियंस कितने हैं, 60% है। पूरे सारे ओशियन ले लो, सारे ओशियन में जो जो उनकी रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस हैं कंट्रीज की, अगर हटा भी दो तब भी 60% का जो वर्ल्ड में ओशियन है वो अनरेगुलेटेड है या हाई सीज में आता है। 50% ऑफ द टोटल अर्थ का एरिया कंबाइंड होता है। यहां पे रहने वाली स्पीशीज बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्स है। 2.7 लाख स्पीशीज नोन है। तो आप खुद सोच के देख सकते हैं कि कितनी अभी तक तो हमें पता ही नहीं है, यानी कि 90% स्पीशीज के बारे में तो हम जानते भी नहीं है। इकोसिस्टम सर्विसेज देता है, सीनिक ब्यूटी देता है, रेगुलेटिंग सर्विसेज देता है, कल्चरल ब्यूटीज देता है, प्रोविजनिंग देता है, अलग अलग सपोर्टिंग सर्विसेज देता है हम लोगों को। यानी कि ये बहुत सारी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इसकी सिग्निफिकेंस इससे बढ़ जाती है, क्योंकि याद रखिएगा 30/30 टारगेट, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है 30/30 का टारगेट क्या है, कि 2030 तक 30% एरिया ओशियंस का हमें कंजर्व करना है। ये हम लोगों ने कहां पे बोला था, ये हम सब ने एक कन्वेंशन में बोला था, जो कन्वेंशन का नाम है COP15 CBD, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर हम लोगों ने बात करी थी पोस्ट बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, पोस्ट 2020 के बाद क्या करा जाए, उसमें हम लोगों ने बात करी कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट करा। याद रखिए कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो अडॉप्ट हुआ उसमें 30/30 टारगेट बोला, और 30% ओशियंस में भी बोला है। तो उस 30% ओशियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो ट्रीटी है सप्लीमेंट करने वाली है, कॉम्प्लीमेंट करने वाली है, यानी कि जो बात हम लोग COP15 के आए हैं वही इस ट्रीटी से हम लोग फुलफिल भी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं 1982 क्लॉज जो रूल्स बताता है ओशियंस एंड हाई रिसोर्सेज के। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसके मेन या की प्रोविजंस कौन कौन से हैं। देखिए की प्रोविजंस के अंदर क्या क्या आया है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। कोई भी कंट्री उस मरीन रिसोर्स को जो ओपन सीज में आती है उससे कोई भी अगर एक्सेस लेती है या बेनिफिट्स लेती है, या कोई भी चीज, कोई मान लीजिए बीमारी का इलाज निकल जाता है, कोई मछली है जिससे हम लोग कोई कैंसर ट्रीट कर सकते हैं, उन सब का जो एक्सेस है और वो बेनिफिट्स हैं वो सब में शेयर होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बंदा अपने पास पेटेंट्स रखेगा, कॉपीराइट रखेगा, इट विल बी शेयर्ड विद एवरीवन। नेक्स्ट, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज को हम लोग एक्सप्लॉइट करेंगे नहीं, हम लोग यूज करेंगे, और वो यूज कैसा करेंगे, पीसफुल पर्पस के लिए, यानी शांति के पर्पस के लिए करा जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी वहां पे प्रोजेक्ट होगा उसका इंपैक्ट असेसमेंट होगा। आपने EIA तो पढ़ा ही होगा अपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के चैप्टर्स में, तो आप जानते हैं कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या है। किसी भी प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो ही पहले चेक कर लो, तो आप जो उसका इंपैक्ट है उसको मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो, प्रभाव से बच सकते हो, यानी कि आप कुछ सॉल्यूशन ला सकते हो, उसको जो डिजास्टर है उसको प्रिवेंट करा जा सकता है। अगर कोई एरिया या कोई जेनेटिक रिसोर्सेज इंडिजिनियस पीपल या वहां की लोकल कम्युनिटी कोई ट्राइबल ग्रुप पहले से लेके घूम रहा है, तो आप उनकी विदाउट परमिशन उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी यू नीड टू टेक प्रायर कंसेंट। कितनी बेहतरीन बात बोली गई है। क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म, यानी कि एक डेटाबेस बनाया जाएगा, जो भी चीजें यहां पे होंगी वो एक क्लियरिंग हाउस से होकर के निकलेंगी। एक पूरा का पूरा एस्टैब्लिश्ड डेटा फ्रेमवर्क होगा, एक IT सिस्टम बनाया जाएगा, सारी कंट्रीज वहां पे रिपोर्टिंग करेंगी रेगुलर बेसिस पे। एक फंड भी एस्टैब्लिश करा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं डेवलप्ड कंट्रीज जो पर्टिकुलरली थी ना, ये इसमें बहुत ज्यादा अड़ंगे डाल रही थी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं आपसे बोलूं अफ्रीका है, जैसे अफ्रीकन नेशंस में आप देखोगे अफ्रीका के इर्द गिर्द, क्यों? क्योंकि अफ्रीका के पास ना उतनी ज्यादा फिशिंग टेक्नोलॉजी है नहीं, उतना वेसल्स है नहीं, गरीब नेशन है। तो एक्चुअल में आप देखोगे कि उसके जो 200 नॉटिकल माइल के बाहर वाला एरिया था ना, हाई सीज, वो एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि उधर तक जाने के रिसोर्सेज ही नहीं है, इक्विपमेंट्स ही नहीं है, टेक्नोलॉजी ही नहीं है। उसको एक्सप्लॉइट करते थे ये आपके UK, फ्रांस, डेवलप्ड नेशंस, USA, ये ओवर एक्सप्लॉइट करते थे इन 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर वाले मरीन रिसोर्सेज को। तो उनको इसमें बहुत बड़ी आपत्ति थी, बट इसी का नतीजा निकला कि हम सबने मिलकर के एक डिसाइड किया, और ये हिस्टोरिक एग्रीमेंट ऑब्वियसली है ही है, क्योंकि फंड एस्टैब्लिश करा गया ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को टूल्स, एडेप्टेशन मैकेनिज्म्स बताए जाएं, ताकि ये लोग भी अब इस ट्रीटी का पालन कर सकें। क्योंकि देखो, अगर आप उनको पैसा नहीं देंगे तो वो तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, तो आप उनको बेटर वेसल्स दीजिए ताकि वो पोल्यूशन ना करें, उनको ट्रेनिंग टेक्निक्स बताइए। तो ये काम किसका है? ये काम है डेवलप्ड नेशंस का, और वो डेवलप्ड नेशंस एक फंड एस्टैब्लिश करेंगे फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, है ना, बहुत सारे कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स, भारत के अंदर हम लोग बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स या फिर क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, अलग अलग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इन सीटू प्रोटेक्शन करते हैं। बट आप क्या जानते हैं, मरीन एरिया को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, वो करा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में। बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर या फिर वेटलैंड साइट्स को क्रिएट करके आप कर तो सकते हैं, बट अगेन वो आपकी टेरिटरी का पार्ट है। मैं बात कर रहा हूं ओपन सीज की, हाई सीज की, जो किसी की टेरिटरी में नहीं आता, उन एरियाज को मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज का डेफिनेशन में लाया जाएगा। यानी कि इट विल बी जस्ट लाइक योर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जिस तरीके से हम लोग यहां पे इन सीटू प्रोटेक्शन करते हैं, वहां पे भी इन सीटू प्रोटेक्शन होगी। सो दोस्तों, ये बहुत ही हिस्टोरिक एग्रीमेंट है ऑब्वियसली, बट इसके कुछ लूपहोल्स हैं, यानी कि इसके अंदर कुछ कमियां हैं। कुछ कमियों की बात कर लेते हैं, जैसे डीप सी बेड माइनिंग पर कोई बातचीत नहीं हुई। चाइना, रशिया मना कर रहे हैं कि हम लोग इस ट्रीटी में नहीं आएंगे। चाइना जैसे बाहर हो गया, इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस 5th के बाद ही बाहर आ गया। या फिर मैं अगर आपसे बोलूं, ये क्या है, एक टूथलेस टाइगर, ये एक ऐसा है जिसमें दांत ही नहीं है। अब मैं आपसे बोलूं दांत नहीं है मतलब सिर्फ दहाड़ने के तो काम आएगा, पकड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखो, एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, कोई ऐसी एजेंसी है ही नहीं जो इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करा सके। यानी कि ये एक लीगली बाइंडिंग बना तो दिया, बट इसको एनफोर्स कौन कराएगा अगर कोई नहीं मानता है? कोई भी अगर इसमें वायलेशन होती है तो पेनल्टीज का प्रोविजन आपने नहीं बताया, तो कुछ ऐसे लूप होल्स हैं। ऑब्वियसली कुछ कमियां हमेशा रहेंगी, बट हाँ, ये बात जरूर है कि जो चीज पहले पिछले 20 साल से नहीं हुई थी, वो हिस्टोरिकली अब हो चुकी है। सो फाइनली आज से, अभी से ये ट्रीटीज जब लागू होना स्टार्ट हो जाएंगी कुछ समय बाद, तो हमारे मरीन रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन बेहतर होगा। आई होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज व्यूज बताइए, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज पूछिए। आई विल कम अप विद अनदर different video on the explainer series. Thank you so much. We'll see you next time very soon.